नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एड्रेस सुबहानी तैयारी पे। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हम आपको लिखवाएंगे। ठीक, महत्वपूर्ण शब्दावली से भी क्वेश्चन बहुत आता है और बाब असिस्टेंट के पेपर में इसको देखना होता है कि जैसे मान लो कोई कि दे दिया कि हार्ड मनी क्या कहलाती है। ठीक, तो हार्ड मनी के बारे में आपको बताना रहेगा, या फिर पूछा कि डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है या डिवैल्यूएशन क्या होता है, इस तरह का एक वर्ड होते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है संयुक्त क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। ठीक, संयुक्त क्षेत्र क्या होता है? तो संयुक्त क्षेत्र में लगाए गए उद्योगों में सरकार व निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों का दायित्व होता है। संयुक्त दायित्व होता है। तो ये क्या है? ये है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर कहने का मतलब जिसमें सरकार भी लगेगा और प्राइवेट भी रहेगा। ठीक, तो ज्वाइंट सेक्टर का लगेगा। प्राइवेट के जैसे उद्योगपति भी पैसा लगाएंगे और सरकार भी उसमें पैसा लगाएगी। ठीक, अगला सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत संसाधन सरकार के स्वामित्व में होते हैं। कहने का मतलब इसमें कि जिसमें पूरा जो आपका इसमें से पूरा दायित्व सरकार का रहेगा। ठीक, सरकार ही संसाधन का स्वामित्व, इसका मालिक संसार रहेगी। ठीक, सरकार रहेगी। ठीक, अगला है हार्ड मनी। हार्ड मनी, ये कई बार क्वेश्चन भी आया, हार्ड मनी क्या होता है। ठीक, हार्ड मनी या प्लास्टिक मनी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। तो हार्ड मनी वो विदेशी मुद्रा कहलाती है हार्ड मनी कहलाती है जिसमें क्या हो, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। मतलब कि
जिससे नई नई करेंसी चली और जल्दी से वो ख़त्म हो गई, मतलब प्लान कर गई। ठीक, तो उससे एक प्लान कर जाने की प्रवृत्ति होती है, तथा जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है, तो वहीं स्थानांतरित हो जाती है। तो ऐसी मुद्रा जिसमें से पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, और प्रवृत्ति कहाँ पे हो, जैसे वो स्थानांतरित वहाँ जहाँ उसको लाभ अधिक मिले, तो ऐसी मुद्रा हार्ड मनी या हार्ड करेंसी कहलाती है। ठीक, एक रहता है, क्या है, हीनार्थ प्रबंध। हीनार्थ प्रबंध इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग ये क्या होता है? ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है, जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है, किंतु व्यय अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? ऐसी स्थिति में व्यय के अधिक को सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर तथा पत्र मुद्रा निर्गमन कर आदि का सहारा लेती है। और व्यय को पूर्ण करती है। तो इस व्यवस्था को घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। तो इसमें यह है कि सरकार का जैसे बजट है, सरकार के बजट में उसका व्यय अधिक है, आय कम है। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? या तो सरकारी बॉन्ड मुद्रा तो निर्गमन करेगी, या तो सरकार सरकारी बैंकों से ऋण लेगी,
और अपने जो व्यय है उसको पूरा करेगी। तो ऐसी स्थिति को मतलब आय और व्यय को बराबर करने के लिए जो ये मुद्रा निगम करती है वो बैंक से ऋण लेती है। इस व्यवस्था को घाटे की व्यवस्था या ऋणार्थ प्रबंधन कहते हैं, या डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक, अब बजट के बारे में थोड़ा सा जानें। जैसे बजट, तो बजट का जो हिंदी में है BUDGET। ठीक, तो बजट संविधान जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बजट के लिए है 112 अनुच्छेद में बजट का जो कहीं नाम नहीं लिया गया, केवल उसमें क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और बजट को इसे कहते हैं थैला, क्या बोलते हैं, थैला। ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 112 में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कहा जाता है। ठीक, और इसका अनुच्छेद 112 में वर्णन है। ठीक, आगे देखते हैं अवमूल्यन क्या होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन अवमूल्यन। ठीक, तो अवमूल्यन मतलब होता है किसी दूसरी मुद्रा से जब अपने देश की मुद्रा की तुलना की जाए तो उसमें क्या मूल्य है। ठीक, यानी कि कम, उसका मूल्य कम है तो अवमूल्यन होगा। ठीक, जैसे किसी अन्य मुद्रा की तुलना में जब कोई देश अपनी मुद्रा का अधिकृत मूल्य कम कर दे तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवमूल्यन। जैसे देखो, उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि माना कि जो डॉलर का है, ठीक, डॉलर भारत में अधिकृत मूल्य 85 रुपये था। ठीक, और अचानक भारतीय रिजर्व बैंक इसे क्या करते हैं, 95 रुपये कर दे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में सस्ता, अथवा डॉलर भारतीय रुपये के मुकाबले महंगा हो गया। तो मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव ये होता है कि निर्यात को प्रोत्साहन तथा आयात को हतोत्साहित करता है। मतलब अवमूल्यन का प्रभाव क्या होगा, अवमूल्यन का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट जो होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। ठीक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है, ये होता है कि किसी देश में अनन्य आर्थिक क्षेत्र से अप्रिय उसकी समुद्री सीमा से समुद्री तट का वो क्षेत्रफल है जिसके सभी संसाधन पर उस देश का एकाधिकार होता है। ठीक, तथा इस क्षेत्र के भीतर वो देश उन संसाधनों के दोहन करने से स्वतंत्र होता है। मतलब समुद्री जो सीमा है, समुद्री से जैसे भारत का जो समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र भारत का EEZ है। तो हर देश का जो समुद्री सीमा लगती है, समुद्री सीमा से लगभग 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है वो उस देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक,
वहाँ पे वो देश उस क्षेत्र में वो अपना आर्थिक दोहन जो भी करना चाहे, मछली पकड़ना, कोई व्यापार करना या कुछ और चीज़ें उसमें स्थापित करना, वो उसमें कर सकता है। तो ये एक इनन इकोनॉमिक क्षेत्र होता है। ठीक। फिड्यूशियरी करेंसी, आरक्षित मुद्रा पत्र। ठीक। आरक्षित मुद्रा पत्र क्या होता है? वो कागजी मुद्रा जिसे बिना सोने अथवा चांदी के रिजर्व रखे चलन में लाया गया हो। लाया गया हो आरक्षित मुद्रा पत्र कहलाती है। कहने का मतलब वो कागजी मुद्रा है जिसे बिना सोने से चांदी के रिजर्व रखे चलन में लाया गया हो, आरक्षित मुद्रा पत्र कहलाती है। जैसे जब भारत सरकार जो रिजर्व बैंक है जब करेंसी छापती है तो उतने का सोना या चांदी उसको रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। ठीक। जितना वो करेंसी छापती है उतने मूल्य का। लेकिन आरक्षित मुद्रा पत्र क्या होता है कि वो उस समय करेंसी इसको जारी करेगी, लेकिन उन्होंने कोई सोना चांदी या मतलब कोई गोल्ड रिजर्व में नहीं रखा जाएगा। ठीक। तो वो मुद्रा आरक्षित मुद्रा पत्र कहलाएगी। इसके अलावा कुछ टर्म और हैं तो इसको अगली क्लास में लिखाएंगे। आज के इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।